हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का एक नया टॉपिक लेकर के, और वो है हमारा टॉपिक क्या, हाई यील्डिंग वैरायटी। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटी क्या होता है, सबसे पहले इसको कैसे स्टार्ट किया गया था, और साथ ही साथ हम लोग ये भी बात कर लेंगे कि जो वेरियस हाई यील्डिंग वैरायटी हैं वो स्पेशली हम लोग व्हीट के बारे में, राइस के बारे में, मेज़ के बारे में, माइलेट्स के बारे में, इसके बारे में बात कर लेंगे। और ये भी बात करेंगे कि इस वैरायटी का ड्रॉबैक्स क्या है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है वीडियो आपके लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में ये हाई यील्डिंग वैरायटी का ट्रेंड कब से आया। देखिए, आपको पता होगा कि मैक्सिकन वैरायटी जो मैंने बताया था आपको, ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा आपको दिया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, मैंने बताया था आपको डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था, और नॉर्मन ई बोरलॉग जिन्होंने अमेरिका में इसका शुरुआत किया था, वर्ल्ड लेवल पे अमेरिका में इसको किया गया था, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है इस सेक्टर में। तो बात ये आती है कि इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया वो कब आया था, लगभग 1960 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 1960 to 80 इसको बोला जाता है गोल्डन ईरा, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन ईरा, है ना। क्योंकि इसी समय जो था वो ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ही बड़े स्तर पे इस पे काम किया गया था। तो इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले कुछ इम्पोर्टेंट डेटा को अगर हम लोग देखें तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग, अगर हम लोग इंडिया का रिपोर्टिंग करते हैं, इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया का लगभग 16.77% वर्ल्ड का पॉपुलेशन इंडिया में रहता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना, 16.77% जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है। जबकि इसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ का लैंड मार्क्स देखें, मतलब कितना लैंड एरिया हमारे मतलब इंडिया में है, तो अगर हम लोग लैंड एरिया को देखते हैं तो ये लगभग है 2.4%। आप समझ सकते हो कि पॉपुलेशन का रेंज जो है उसके कंपेयर में हमारे इंडिया का लैंड एरिया बहुत ही कम है। ओके, अगर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया का लगभग 1/3 जीडीपी जो होता है वो कंसिस्ट करता है। मतलब अबाउट 33% ऑफ जीडीपी बिलोंग टू एग्रीकल्चर। ओके, अगला इंपॉर्टेंट बात, अगर हम लोग एम्प्लॉय का परसेंटेज देखेंगे, दैट इज 62% ऑफ एम्प्लॉयज बिलोंग टू व्हाट, एम्प्लॉयज बिलोंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर। ये एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो आप सोचो कि इतना बड़ा एरिया, जब ये डेवलप, इतना बड़ा इसका एरिया है, तो ऐसी कंडीशन में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनता है, ये सेक्टर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं फूड के लिए, जैसा मैंने पहले भी बात किया है कि फूड के लिए मैक्सिमम हम लोग प्लांट डिपेंडेंट फूड लेते हैं, एनिमल डिपेंडेंट फूड उसके कंपेयर में कंपैरेटिवली कम है। ओके, तो मैंने बताया कि लगभग 1960 to 80 में, जिसको गोल्डन ईरा मैं बोल रहा हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन इंडिया में कर दिया गया। और जब ग्रीन रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन इंडिया में हुआ तो जो प्रोडक्शन रेट था ना, फूड का जो प्रोडक्शन, ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन रेट था, उसमें इनॉर्मस, बहुत तेज़ी से इन्हेंसमेंट हो गया। इससे आप इसका अंदाज़ा ये लगाओ कि इसके पहले, मतलब 1960 के पहले अगर हम लोग बात करते हैं, तो व्हीट का प्रोडक्शन रेट जो था ना इंडिया में, व्हीट का प्रोडक्शन रेट जो था वो कितना था,
लगभग 11 मिलियन टन्स। कितना था? 11 मिलियन टन्स था वीट का प्रोडक्शन रेट। ये कब की मैं बात बोल रहा हूँ? ये अबाउट 1960 के पहले की बात है। ओके, लेकिन अगर हम ये डेटा को 2000 में लेके चले जाएं तो आपको पता होना चाहिए ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन ये प्रोडक्शन रेट हो गया 75 मिलियन टन। तो आप देख रहे हैं इनॉर्मस इंक्रीजमेंट हुआ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट में। क्यों? ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर हम लोग बात करते हैं व्हीट के बाद राइस का, राइस का भी डेटा लगभग वही है। राइस का डेटा क्या था? तो ये लगभग था 35 मिलियन टन। कितना था? 35 मिलियन टन। ये मैं बात कर रहा हूं बिफोर नहीं, एट अबाउट मैं कर देता हूं, अबाउट 1960s की बात हो रही है। 1960s के लगभग में ये कितना था? 35 मिलियन टन। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 2000 का, तो ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन ये इनहेंस हो गया कितना? 89.5 मिलियन टन। 89.5 मिलियन टन का इनहेंसमेंट हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का कहीं ना कहीं बहुत ही मेजर रोल था इस मामले में। मतलब क्या? प्रोडक्शन के मामले में। इसका वजह भी था। इसका वजह क्या था? न्यू वैरायटी आ गया, न्यू टेक्निक आ गया, एग्रो केमिकल्स का यूज होना शुरू हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को मैनेजमेंट का रूप दिया जाने लगा। कुछ इस टाइप की बातें हो गई थी। यही वजह था कि ये प्रोडक्शन रेट में इन्हेंसमेंट हुआ। ओके, तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि इस इन्हेंसमेंट का बेसिकली असर तीन टाइप के वैरायटी पे पड़ा था, व्हीट पे, राइस पे और स्पेशली माइलेट्स पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग इन्हीं तीनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? व्हीट के बारे में, राइस के बारे में और माइलेट्स के बारे में। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं पहले किसके बारे में? व्हीट के बारे में। अब देखिए, व्हीट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जापान में एक ड्वार्फ जीन खोजा गया था। एक ड्वार्फ जीन खोजा गया था जापान और फर्स्ट obtain dwarf gene of wheat। व्हीट के अंदर एक ड्वार्फ जीन खोजा गया था जापान में, जिसको बोला गया था नॉरिन 10। जीन का नाम क्या था? नॉरिन 10। देखिए, यही वो जीन था जो व्हीट के वैरायटी को शॉर्ट कर रहा था, ड्वार्फ कर रहा था। ये जापान में खोजा गया था। बाद में मैक्सिको, नॉर्मन ई बॉरलॉग, याद होगा आपको, नॉर्मन ई बॉरलॉग है ना। नॉर्मन ई बॉरलॉग के द्वारा मैक्सिकन वैरायटी डिस्कवर किया गया। ये मैक्सिकन वैरायटी क्या था? इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज थी। क्या प्रॉपर्टीज थी भाई? तो हाई यील्ड था, ये था हाई यील्ड, वाटर रेसिस्ट था, ये डिजीज रेसिस्ट था, ये आप कह सकते हो ड्वार्फ वैरायटी था, मतलब शॉर्ट वैरायटी था, ड्वार्फ वैरायटी था। ओके, आप पैथोजेन रेसिस्ट तो मैंने बता ही दिया, डिजीज रेसिस्ट था, ड्वार्फ वैरायटी था, ये सब था। ओके, ईटीसी में कर देता हूँ। तो ये सब प्रॉपर्टी थी मैक्सिकन वैरायटी में। फाइनली इसी मैक्सिकन वैरायटी में को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, बट नॉट डायरेक्ट, मतलब सेम केस में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। ये नहीं कि इंडिया में इसी मैक्सिकन वैरायटी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इसको इम्प्रूवमेंट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। क्योंकि मैक्सिको की क्लाइमेटिक कंडीशन और इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन दोनों बहुत अलग था, दोनों में बहुत अंतर था, है ना।
तो इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया दो अलग अलग वैरायटी के रूप में। एक का नाम था सोनालिका, ओके, और एक का नाम था कल्याण सोना। ये दो इंपॉर्टेंट वैरायटी वीट की इंट्रोड्यूस कर दी गई इंडिया में, और ये दोनों वैरायटी का प्रोडक्शन रेट बहुत अच्छा था, मतलब यील्डिंग पावर बहुत अच्छा था। साथ में ये सारी प्रॉपर्टीज उसमें थी, मतलब वाटर रेसिस्ट था, डिजीज रेसिस्ट था, ड्रॉप वैरायटी थी, अच्छा रिस्पांस प्रोवाइड करता था। जो हम फैसिलिटीज उसको एग्रोकेमिकल्स जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए एक अच्छा रिस्पांस प्रोवाइड करता था। तो ये सारी बातें जो थी वो वीट से रिलेटेड थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, राइस से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि राइस का वो कौन सा वैरायटी था जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं राइस के वैरायटी का। तो राइस का एक ताइवान का ड्रॉप वैरायटी था, राइस का हाँ ताइवानी कह सकते हैं, ताइवान का एक वैरायटी था राइस का, ठीक ना। ये कैसा था, ड्रॉप वैरायटी। इस वैरायटी का नाम क्या था, डी जियो उजेन। क्या नाम था, डी जियो उजेन। देखिए यही वो वैरायटी था, ताइवान की वैरायटी। ये ताइवान की जो वैरायटी थी ये कैसी वैरायटी थी, ड्वार्फ वैरायटी थी, वाटर रेसिस्ट वैरायटी थी। तो फाइनली इंडिया में इस ताइवान के वैरायटी से एक्चुअली में देखिए मैं बता दूं आपका फिलीपींस में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है राइस से रिलेटेड। वो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट का नाम क्या है भाई, डबल पी होगा। ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, IRRI। क्या नाम है, IRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यही वो इंस्टीट्यूट है, ओके। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा IR8, देखिए यही वो वैरायटी है IR8। एक और वैरायटी है IR36। ये दो वैरायटी डेवलप किया गया था फिलीपींस में। ये दोनों वैरायटी जो था ना वो एक्चुअली में ताइवान की एक नेटिव वैरायटी से लिया गया था, दैट इज कॉल्ड ताइचुंग नेटिव। सोर्स क्या था, ताइचुंग नेटिव। देखिए यही वो सोर्स था जिससे ये वैरायटी इंप्रूव्ड किया गया था, ये वैरायटी डेवलप किया गया था, ओके। तो ये कहाँ की वैरायटी थी, ताइवान की वैरायटी है ताइचुंग नेटिव, और इससे डेवलप किया गया IR8 और IR36। स्पेशली IR8 जो था ना वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन फिर वही बात है, इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन क्लाइमेटिक, इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से कहने का मतलब क्या होता है, इंडिया के क्लाइमेट का हिसाब कहने का मतलब क्या होता है कि इसका नेम अलग था। क्या नाम था भाई, देखो इंडिया में ये 1966 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये दो अलग अलग नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था। दो वैरायटी इम्प्रूव्ड वैरायटी इसमें इंट्रोड्यूस की गई थी। एक का नाम था जया और एक का नाम था रत्ना। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या बनता है, काफी इंपॉर्टेंट है। IRRI कहाँ है, IRI कहाँ है, फिलीपींस में है, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, इवन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है।
दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ताइवान की कौन सी वैरायटी जिससे IR8 और IR36 डेवलप की गई थी, दैट इज टाइचुंग नेटिव। ओके, अगला इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंडिया में ये जो IR8 और IR36 जो था वो किस फॉर्म में आया था इंडिया में, तो ये स्पेशली आया था जया और रत्ना के फॉर्म। ओके, तो ये दो वैरायटी जो था वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सब इंट्रोड्यूस किया गया था कब, ग्रीन रेवोल्यूशन के पीरियड में, उसी समय ये इंट्रोडक्शन किया गया था। तो इस तरह से राइस का इंप्रूवमेंट किया गया, राइस की वैरायटी डेवलप की गई थी। ओके, अब हम लोग बात कर लेंगे माइलेट्स के बारे में, और इससे रिलेटेड फिर मैंने आपको बताया कि इस वैरायटी का एडवांटेज था तो डिसएडवांटेज भी तो होगा, हम लोग उसकी बात कर लेंगे। ओके, तो अब हम लोग बात कर रहे थे माइलेट्स का और मेज का, ये दो सीरियल्स का हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए माइलेट्स और मेज को अगर हम लोग देखते हैं तो माइलेट्स में बेसिकली क्या आता है, जैसे ज्वार आता है, बाजरा आता है, इसमें आपको क्या आता है, बाजरा आता है। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, एक्चुअली में ज्वार जेव है, तो ज्वार और बाजरा जो है ये एक्चुअली में ये वैरायटी जो इंडिया में पाई जाती थी ना, इस वैरायटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये वाटर रेसिस्ट नहीं था। तो ज्वार और बाजरा का कुछ वैरायटी जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया या इंडिया में ही इसका डेवलपमेंट किया गया था अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा, स्पेशली ICAR के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज CSH। देखिए ये ज्वार की वैरायटी है जो वाटर रेसिस्ट वैरायटी है। उसी तरह बाजरा की वैरायटी अगर हम लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा PHB, बीजे मिलेगा आपको और BK मिलेगा। देखिए ये तीन वैरायटी बाजरा की है जो स्पेशली क्या है, वाटर रेसिस्ट वैरायटी है। ये कैसी वैरायटी है, वाटर रेसिस्ट वैरायटी, मतलब ये वाटर को आसानी से रेसिस्ट कर लेती है, बहुत ज़्यादा पानी अगर मिल गया तो आसानी से ये सर्वाइव कर सकती है। ओके, उसी तरह अगर हम लोग मेज को देखें तो मेज का दो वैरायटी आपको याद रखना, एक है गंगा और एक का नाम है डेक्कन। एक है डेक्कन और दूसरा डेक्कन DECC होगा और एक हो जाएगा गंगा। ये दो वैरायटी किसका है, मेज का। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा किसके बारे में, माइलेट्स के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और वैरायटी का, एक और क्रॉप का बात कर लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शुगर केन। इसके बारे में NCERT में दे रखा है। अब देखो शुगर केन को अगर हम लोग देखते हैं तो दो अलग अलग वैरायटी के बारे में बताया गया, एक है सैक्रम बारबेरी और एक है सैक्रम ऑफिसिनेरम। देखिए ये एक्चुअली में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, NI और SI मैंने लिखा है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, दो अलग अलग वैरायटी अवेलेबल है। एक का नाम है सैक्रम बारबेरी, ये आपको नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है सैक्रम बारबेरी। एक क्या हो गया, साउथ इंडिया की वैरायटी है सैक्रम ऑफिसिनेरम, ये आपका साउथ इंडिया की वैरायटी है। अब देखिए इस वैरायटी का कुछ खासियत है, एक्चुअली में नॉर्थ इंडिया की जो वैरायटी है ना, ये थोड़ा हार्ड वैरायटी है, मतलब सॉफ्ट नहीं होता, थोड़ा हार्ड होता है। ये अच्छी बात है, हार्डनेस अच्छी बात है क्योंकि इससे डिजीज रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी आ जाती है। लेकिन ये पुअर शुगर नहीं है, मतलब इसमें शुगर कंटेंट जो है वो क्या है, पुअर शुगर कंटेंट है, मतलब शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि ये नैरो होता है और शॉर्ट साइज होता है। ये क्या है भाई, नैरो है और क्या है, शॉर्ट साइज्ड है, छोटा है, थोड़ा छोटा छोटा होता है और नैरो होता है। अब देखिए ये एक अच्छी बात है, लेकिन इतनी बातें जो इसमें है ना वो अच्छी नहीं है। ओके, जबकि साउथ इंडियन की वैरायटी जो हम देखते हैं दैट इज सैक्रम ऑफिसिनेरम, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये थोड़ी थिक वैरायटी है, मोटा होता है। ओके,
हाई यील्ड है, प्रोडक्शन रेट भी अच्छा है, हाई यील्ड है, प्रोडक्शन रेट भी काफी अच्छा, और क्या शुगर कंटेंट अच्छा है, हाई शुगर कंटेंट है, लेकिन ठीक ये हार्डर नहीं है, सॉफ्ट है। ये क्या है भाई, सॉफ्ट है। ओके, अब देखो, तो ऐसा हुआ, लोगों को लगा कि भाई ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं भाई, एक हार्ड है सॉफ्ट है, उससे क्या फर्क पड़ता है, हम ऐसा करते हैं इस वैरायटी को हम नॉर्थ इंडिया में लगा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम आने लगा। क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि नॉर्थ इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन था वो इस वैरायटी को सपोर्ट नहीं कर रहा था। ये जो सैक्रम ऑफिसिनेरम है ना, ये वैरायटी नॉर्थ इंडिया में उतने अच्छे ढंग से डेवलप नहीं हो रही थी जितने अच्छे ढंग से सैक्रम बारबेरी, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन कहीं ना कहीं इसको ऑब्जेक्ट कर रहा था। तो इस क्लाइमेटिक कंडीशन के ऑब्जेक्शन की वजह से शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो कोयम्बटूर में है, क्या है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, उन लोगों ने क्या किया, ये दोनों वैरायटी को क्रॉस करवा दिया, मतलब दोनों वैरायटी को मिक्स कर दिया उन्होंने। और मिक्स करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक न्यू वैरायटी का डेवलपमेंट कर दिया। मिक्स करने के बाद एक नया वैरायटी उन्होंने डेवलप कर दिया, एंड दैट वैरायटी हैज सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मतलब क्या, वो हार्डर था, साथ में क्या था, थिकर था, हाई यील्ड था, हाई शुगर कंटेंट था। ओके, क्या क्या था, हार्डर था और क्या था, इस दोनों को क्या किया गया, क्रॉस करवा दिया गया, क्रॉस्ड वैरायटी आ गया, क्रॉस्ड वैरायटी आ गया इस दोनों का, जो क्या था, हार्डर था, थिकर था, हाई यील्ड था, हाई शुगर कंटेंट था। उसको मैंने डबल टिक कर दिया है। ओके, तो इस तरह से शुगर केन की एक नई वैरायटी आ गई। साथ में शुगर केन का देखो एक और वैरायटी अवेलेबल है, दैट इज वाइल्ड वैरायटी सैक्रम स्पॉन्टेनियम। क्या नाम है उसका, सैक्रम स्पॉन्टेनियम। देखो ये जो वैरायटी है ना शुगर केन का, ये वाइल्ड वैरायटी है। इस वाइल्ड वैरायटी में एक प्रॉपर्टी क्या है कि ये डिजीज रेसिस्ट होता है। ये वाइल्ड वैरायटी जो आपका है ना, वो डिजीज रेसिस्ट वैरायटी है। तो क्या हुआ भाई कि सैक्रम स्पॉन्टेनियम का भी जो जीन था, या फिर हम कहें उसके प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया इस वैरायटी में, इस क्रॉस वैरायटी में, है ना। तो इससे क्या हुआ कि वो प्लांट डिजीज रेसिस्ट भी हो गया, ठीक ना। तो ये सारी बातें हो गई किसके बारे में, शुगर केन के बारे में। अब फाइनली हम लोग बात कर लेंगे किसके बारे में कि एडवांटेज तो हम लोग देख ही रहे हैं, क्रॉस्ड वैरायटी है उसका एडवांटेज तो है ही है। हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज, आखिर हाई यील्डिंग वैरायटी का डिसएडवांटेज क्या है। स्पेशली बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ओके, तो हम लोग अब क्या देखेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ द हाई यील्डिंग वैरायटी। ओके, हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ H/V। H/V का ड्रॉबैक्स क्या है। अब देखो सबसे पहला ड्रॉबैक्स अगर हम लोग देखते हैं तो हाई इंस्टॉलेशन, मतलब हाई इंस्टॉलेशन नहीं कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं हाई इनपुट। हम इसको क्या बोलेंगे, हाई इनपुट। मतलब आपको कॉस्ट ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपको बराबर सीड लेना पड़ेगा, है ना। इसमें ये सिस्टम नहीं है कि आपने क्रॉप पैदा किया और उसके बाद क्या हुआ, उससे जो सीड रखा उसको फिर अगले साल लगा देंगे, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। क्योंकि दैट सीड्स आर F1 हाइब्रिड। वो सीड क्या होता है, F1 हाइब्रिड होता है। और आपको याद होगा जेनेटिक्स में F1 हाइब्रिड को जब आप सेल्फ क्रॉस करवाते हो तो 25% प्लांट आपको कैसा मिलेगा, रिसेसिव कैरेक्टर का। तो आपका प्रोडक्शन रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। आपका प्रोडक्शन रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो इसीलिए आपको बार बार सीड लेना पड़ेगा। ओके, क्लियर। प्लस
आप हाई इनपुट से आप ये भी समझ सकते हो कि आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। इवन ये भी बहुत बड़ा इसका डिमेरिट है कि यूज़ ऑफ क्या, एग्रोकेमिकल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक कि हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन में या HYV को पैदा करने के लिए हम लोग एग्रोकेमिकल्स का यूज़ करते हैं। एंड दीज एग्रोकेमिकल्स आर व्हाट, हाईली डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट। मतलब ये क्या है, इको एनिमी है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं जो केमिकल नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये केमिकल क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल क्या करेगा भाई, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को प्रॉब्लम काउज करेगा, पोल्यूशन काउज करता है ये, है ना। तो ये प्रॉब्लम आ गया। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या था कि अगर हम लोग देखते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी को पैदा करने में, तो आप देखिएगा कि जो टूल्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, टूल्स वगैरह जो यूज करते हैं वो टूल्स क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल टूल्स होता है, लेकिन कुछ टूल्स, मैक्सिमम टूल्स जो होते हैं वो पेट्रोल और एक्चुअली में डीजल से चलते हैं, केरोसिन से चलते हैं वो, तो उसका धुआं भी तो निकलेगा ना। तो ये प्रॉब्लम आता है। कहने का मतलब क्या कि काउज पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन काउज करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जनरली ये खतरा हो गया नेटिव वैरायटी के लिए, क्योंकि बहुत सारा नेटिव वैरायटी था जो इसमें क्या हो गया, गायब हो गया। नहीं, जब आप क्रॉस्ड वैरायटी का यूज करोगे तो नेटिव वैरायटी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ नेटिव वैरायटी एट लोकल लेवल, है ना। लोकल लेवल से नेटिव वैरायटी का एलिमिनेशन हो गया। ओके, ड्रॉबैक्स था। अगला ड्रॉबैक्स देखते हैं कि चूंकि ये ड्रॉप वैरायटी होता है तो आपको चारा नहीं मिलेगा इससे, मतलब कैटल के फीडिंग के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाता है इससे, है ना। तो हम कह सकते हैं क्या कि कैटल की फीडिंग के लिए जो चारा अवेलेबल होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोडर्स, प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ फोडर्स, फोडर का प्रोडक्शन जो था वो घट गया, है ना। फोडर जो है वो कम पैदा होने लगा। ओके, और कहीं ना कहीं एग्रोकेमिकल्स का जैसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर वगैरह का यूज करते हैं, तो सॉइल भी क्या था, पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन भी होता, वो ऑलरेडी मैंने कर दिया है, काउज पॉल्यूशन उसी में सब आ जाएगा। तो ये सब समस्या आनी शुरू हो गई किसकी वजह से, हाई यील्डिंग वैरायटी से। तो हुआ कि भाई अब कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए जो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड हो, जिससे ये सब प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब कि हम एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर से थोड़ा दूर हटें, पॉल्यूशन काउज नहीं हो, इस पर अब काम चल रहा है। ओके, तो ये हमारा हो गया हाई यील्डिंग वैरायटी और उससे रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स। क्लियर है। अब हम लोग फाइनली बात कर लेंगे, इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कि डिफरेंट वैरायटी, जैसे जो स्पेशली हम लोग बात कर लेंगे डिजीज रेसिस्ट वैरायटी के बारे में, कि हाउ डज वी कैन प्रोड्यूस डिजीज रेसिस्ट वैरायटी एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज रेसिस्ट वैरायटी अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग्स फॉर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे कंटिन्यूअस बने रहने के लिए। थैंक यू।